Hello everyone and welcome back to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. Today we are going to start chapter number 9 from medium Robbins और इस चैप्टर का नाम है जनरल पैथोलॉजी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज. जैसे आपको नाम से जाहिर है इट विल टॉक अबाउट इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स और उनके कुछ जनरल प्रिंसिपल्स की हम बात करेंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट एट द मोमेंट बिकॉज मैं पैरेलल में स्टार्ट कर रहा हूँ माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम स्केची फ्लैश कार्ड्स. तो स्केची हम यूज़ करेंगे. इंटरेस्टिंग लेक्चर्स गोइंग टू बी देयर. हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर एक फ्लैश कार्ड होगा, उसकी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे, डायग्राम्स डिस्कस करेंगे, कैसे याद रखना है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो माइक्रो के साथ बल्कि उससे पहले ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पढ़ने के लिए ताकि आपको जनरल प्रिंसिपल्स बताऊं इन्फेक्शियस डिजीज़ के. फॉर एग्जांपल वो जनरल रूल्स जो गार्ड करते हैं माइक्रोबियल पैथोजेनेसिस को, माइक्रोबायोम क्या चीज़ है, किस तरह आप इन ऑर्गेनिजम्स को लैब में आइडेंटिफाई कर सकते हैं. न्यू इमर्जिंग इन्फेक्शंस, अभी रिसेंटली कोविड ने पूरी दुनिया में उत्पात मचा के रखा था, तो इस तरह के नए इन्फेक्शंस और कौन से हो सकते हैं. एक बात आपको बता दूं कि इस तरह की जो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, माइक्रो की बुक्स में कहीं 2-3 लाइनों के लिखे होते हैं और वो चूँकि बहुत रेयर होते हैं उस वक्त, तो हम उनको पढ़ते भी नहीं, छोड़ के आगे चले जाते हैं. बट एनी वन ऑफ देम कैन गो एंड स्प्रेड द होल एपिडेमिक टाइप ऑफ थिंग. फिर वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि किस तरह ये डिजीजेज और माइक्रोबियल इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है. ट्रांसमिशन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ का जो क्रक्स है वो ये है कि अगर कोई डिजीज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ट्रांसमिट हो रही है तो ग्लव्स पहनो, उससे प्रोटेक्ट करो. अगर कोई चीज़ डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू एंटर हो रही है तो उससे कैसे प्रिवेंट. सो प्रिवेंशन, ट्रांसमिशन, बायोसेफ्टी, बायोसिक्योरिटी, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट topics as far as the infectious disorders are concerned. Here, how microorganisms actually cause the disease, the pathogenesis, and then the immune evasion by the microbes. So it's going to be a pretty important chapter. Again, different parts में बनाऊंगा. अभी start कर रहे हैं general principles of microbial pathogenesis. So humans are prey to thousands of infectious agents. मतलब ये कि वो हम पे पल रहे हैं ना, हम उनका शिकार है बेसिकली. सो वी आर काइंड ऑफ लाइक दिस इज़ द ब्यूटीफुल यू. मैं हमेशा कहता हूँ ना, द ब्यूटीफुल यू. और बैक्टीरिया भी आप पे अटैक कर रहा है, वॉर्म्स भी आप पे अटैक कर रहे हैं. कौन सा ऑर्गेनिज्म नहीं कर रहा है यार. सो यही सारा हमको आज इस वीडियो में डिस्कस करना है. सो सम जनरल प्रिंसिपल्स. इन्फेक्शियस डिजीजेज आर एन इम्पॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम in the United States and worldwide, despite the availability of effective vaccines as well as antibiotics. आई थिंक लोअर जो इनकम कंट्रीज़ है, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, हमारी एशियन कंट्रीज़ भी उसमें शामिल है ना, इंडिया, पाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज़. सो वहाँ पर तो इन्फेक्शियस डिसऑर्डर एक मेजर प्रॉब्लम है और एक अलग ही तरह के इन्फेक्शन वहाँ पे मौजूद हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर आप डेवलप कंट्रीज़ की बात करें लाइक US, UK, यूरोपियन कंट्रीज, सो वहाँ पर HIV फॉर एग्जांपल, द लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, दीज आर द टॉप कॉजेज, डायरियल एज वेल. बट अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें, सो डेवलपिंग कंट्रीज़ में there is another set of diseases. For example, मलेरिया कॉमन है. मलेरिया जो एग्जिस्ट नहीं करता इस वक्त किसी और शायद कंट्री में, यूके में है ही नहीं. सो आई रिमेंबर आई वेंट टू यूके फॉर माई हायर स्टडीज़ और वहाँ बात हो रही थी तो मुझे बड़ा अजीब और हैरान होता था मैं, यार मलेरिया नहीं है, ये क्या है यार. ट्यूबरक्लोसिस, आई मीन यू नो दैट इफ़ यू आर गोइंग टू फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड किंगडम, और ये मुझे इस तरह पता है कि मैं कई दफ़ा वहाँ गया हूँ, मेरी हायर एजुकेशन भी वहाँ से है. सो वहाँ जाने से पहले आपको एक एक्सरे करवाना पड़ता है टू शो दैट यू आर नॉट इन्फेक्टेड विद माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. वो वीज़ा का पार्ट ही है. सो दैट्स पार्ट ऑफ द वीज़ा प्रोसेस. तो ट्यूबरक्लोसिस देखें हमारी कंट्रीज़ में अभी तक भी कॉमन है. इनफैक्ट सम पार्ट्स पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में यू स्टिल फाइंड पोलियो वायरस. तो पोलियो इरेडिकेट हो गया पूरी दुनिया से. बट सो वी हैव इन्फेक्शियस डिजीजेस. हमारा जो Asian countries, when I say we, I basically means India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, all these countries और in fact अभी तो पूरी दुनिया में इन Asian countries में देखें ना, चाइना तो इस वी में वो कहते हैं ना सबसे बड़ा इसका शामिल हो गया था. कैसे? क्योंकि कोविड गाइस, कोविड इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है ना. सो ये हमारा मेजर प्रॉब्लम है. ठीक है, तो दिस इज जस्ट टू पुट थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट. आपको मैं बता रहा हूँ कि ये कितना इंपॉर्टेंट है. इन्फेक्शियस डिजीज इज सच अ सीरियस थिंग. ऑल्दो अभी कई सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए वैक्सीन्स भी हैं, एंटीबायोटिक्स भी हैं. लेकिन एक बात बताऊं, एंटीबायोटिक्स का मसला ये है कि देयर इज़ रेजिस्टेंस डेवलपिंग. जिन एंटीबायोटिक्स पे पहले अगर ऑर्गेनिज्म मर जाते थे, ख़त्म हो जाते थे, अब वो ऑर्गेनिज्म स्मार्ट हो गए हैं एंड नाउ दे आर स्टेइंग हैप्पी, दे आर नॉट बीइंग किल्ड, सो दे आर जस्ट देयर और एंटीबायोटिक्स इन पे काम नहीं कर रही. सो ये बड़ा एक मसला है. सोचो ना, स्टैफ ओरियस जो है, सिंपल सा उस पर पेनिसिलिन भी चल जाती थी, मेथिसिलिन वगैरह सब. अब
मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस, फिर वैनकोमाइसिन लोगों ने यूज़ करना शुरू की, तो वैनकोमाइसिन की भी इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस आई जिसको हम वैनकोमाइसिन इंटरमीडिएट स्टेफ ऑरियस कहते हैं। फिर कंप्लीट रेजिस्टेंस आई, वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस, सो मर्सा, वीज़ा, वर्सा। अब होगा क्या, अभी भी कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो स्टेफ ऑरियस पे ऑब्वियसली काम करती हैं, लेकिन बाय द वे अगर स्टेफ ऑरियस किसी दिन इतना स्मार्ट हो गया कि भाई अब मुझ पे आप कोई भी एंटीबायोटिक लाओ जो आप लोगों के पास है और मैंने मुस्कुराना है, मैंने स्माइल करना है, मुझ पे कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। सो इन दिस केस दिस विल बिकम एन एपिडेमिक ना, ये पूरी दुनिया में फैलने वाली चीज़ हो जाएगी। सो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इन्फेक्शियस डिजीज इज सच एन इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन, तो इसके आपको प्रिंसिपल्स अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। नाउ कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स। Infectious agents belong to a wide range of classes and they vary greatly in their size, ranging from prion protein, they're very small proteins, to very very big organisms. For example, जब tapeworm की बात करते हैं तो tapeworm is about 10 meters in length, तो कितना बड़ा है ये, ठीक है। So prions, अगेन मैं एक बात बता दूंगा यहाँ पे वी आर जस्ट डिस्कसिंग वेरी वेरी जेनेरिक प्रिंसिपल्स, तो माइक्रोबायोलॉजी में ऑब्वियसली इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। वी विल टॉक अबाउट कि प्रायॉन्स क्या हैं और बैक्टीरिया क्या हैं, कौन से बैक्टीरिया, सो विल डू दिस ऑल इन ग्रेट डिटेल। यहाँ आपको सिर्फ एक फ्लेवर दे रहा हूँ, ठीक है, इस चैप्टर में सिर्फ एक फ्लेवर है कि प्रायॉन्स हैं क्या। सो प्रायॉन्स आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ एबनॉर्मल अनफोल्डेड प्रोटीन्स हैं, और नॉर्मल जो होस्ट में प्रोटीन्स हैं उनका नाम प्रायॉन प्रोटीन है, जब वो अनफोल्ड हो जाते हैं दे आर कॉल्ड प्रायॉन्स। दीज एजेंट्स कॉज ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जिफॉर्म एनकेफेलोपैथीज, यानी ये ब्रेन के प्रॉब्लम है एनकेफेलोपैथी। कई सारी डिजीजेज हैं, उनके नाम देखें, इंक्लूडिंग क्यूरू, हेरिडिटरी और स्पोरेडिक क्रूट्सफेल्ट जैकब डिजीज CJD जिसको हम कहते हैं, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनकेफेलोपैथी BSE, क्रूट्स जैकब डिजीज का वेरिएंट, इट्स अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल क्रूट्सफेल्ट जैकब डिजीज, एंड द प्रायन प्रोटीन इज फाउंड नॉर्मली इन द न्यूरॉन, सो दिस इज अ नॉर्मल होस्ट प्रोटीन, लेकिन जब डिजीजेज होती हैं तो इसमें अनफोल्डिंग शुरू हो जाती है एंड द PRP देन अंडरगोज कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड इट कन्फर रेजिस्टेंस टू द प्रोटीएजेज। The protease resistant PRP promotes conversion of the normal protease sensitive PRP to the abnormal form, और अभी जो abnormal form है इसको हम कहते हैं प्रायॉन्स। अच्छा, प्रायॉन्स की एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि बहुत ही लो मॉलिक्यूलर चूंकि वेट प्रोटीन्स हैं, सो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ट्रांसफर होती थी। अब बहरहाल इसको चेक करते हैं, बट एनीवेज ब्लड बैग्स में ये प्रायॉन्स घूम रहे हैं एंड दे कैन गेट इनटू द पर्सन एंड कॉज द न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम एनकेफेलोपैथीज। ओके, सो प्रायॉन्स आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। देन देयर आर वायरसेस, सो दीज आर बेसिकली प्रोटीन, और ये भी काइंड ऑफ इन्फेक्शन ही की तरह का पैथोलॉजी कॉज कर रहे हैं। फिर आते हैं वायरसेस। वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, का मतलब ये है कि ये होस्ट सेल के अंदर ही रह सकते हैं और रेप्लिकेट कर सकते हैं। अगर ये होस्ट सेल के बाहर हैं दे आर अनेबल टू रेप्लिकेट। ओके, सो दे आर ऑब्लिगेट मतलब लाजमी तौर पर इंट्रासेलुलर जाएंगे तब अपना काम करेंगे। ओके, दे डिपेंड ऑन द होस्ट सेल्स मेटाबॉलिक मशीनरी। सो बेसिकली ये होस्ट का सेल है, इसके अंदर वायरस आएगा, सारी मशीनरी या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, सब होस्ट का, और होस्ट को इन्फेक्ट किया वायरस ने, इसकी मशीनरी यूज़ करेगा। और आपने वो फिल्म देखी है ना, वो चिट्टी वाली फिल्म में आपने देखा है कि वो मेरा ख्याल है इसका जो पार्ट 2 है उसमें यह है सीन कि जनाब जो चिट्टी है वो किसी मॉल में घुस जाता है, सारी उसकी मॉल की मशीनरी उसी की हो जाती है, उसको वो यूज़ करना शुरू कर लेता है, उसके ड्रेसेस देना शुरू कर देता है। आई थिंक ऐश्वर्या राय का उसमें नाम क्या दिखाया है, सपना नाम दिखाया है, सना नाम दिखाया है आई थिंक। सो वो सना के लिए उस मॉल की सारी चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, वायरस भी आपकी बॉडी में आता है और सारी चीज़ें स्टार्ट करना शुरू कर देता है, यूज़ करता है ऐसे जैसे वो उसकी अपनी है। दे कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड जीनोम, जिसका मतलब है या DNA है वायरसेस में या RNA है। सो वायरसेस आर देयर फॉर आइदर DNA वायरसेस और RNA वायरसेस। ऐसे DNA या RNA होता है, उसके इर्द गिर्द एक कैप्सूल होता है जिसको कैप्सिड बोलते हैं। द शेप ऑफ द कैप्सिड इज यूजुअली आइकोसाहेड्रल और हेलिकल। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द लिपिड एनवेलप एंड देयर मोड ऑफ रेप्लिकेशन, देयर प्रेफर्ड सेल टाइप ऑफ रेप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें डिफाइन करती हैं कि वायरस कितना पैथोजेनिक होगा। सम वायरल कंपोनेंट्स and particles aggregate within infected cell and form the characteristic inclusion body. So एक सेल के अंदर कुछ वायरियन जमा हो जाएंगे forming these bodies called inclusion bodies. For example, the cytomegalovirus CMV infected cells are enlarged and they show large eosinophilic nuclear inclusion. ये बेसिकली कॉमन होता है ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में, राइट। ओके, हाउएवर मेनी वायरसेस डू नॉट प्रोड्यूस इंक्लूजन्स, ठीक हो गया यार। अकाउंटिंग फॉर अ लार्ज शेयर ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शंस,
Viruses can cause disease in several ways. Many viruses cause transient illness. कोल्ड, इन्फ्लुएंजा. ट्रांजिएंट का मतलब है कि कुछ अर्से में खुद ही सही हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए हुई डिजीज, ट्रांजिएंट. Other viruses are not eliminated from the body and they persist within the cells for years and years, causing chronic inflammation. Typical example being hepatitis B virus, for example, hepatitis C virus, for example, even HIV persists in the body, disease is there, so they are chronic problems, okay? For example, herpes zoster virus, the cause of the chickenpox, can enter the dorsal root ganglia, establish latency there with periodic reactivation at later time to cause shingles, which is a very painful skin condition. So the virus is there, it goes latent and then reactivated again. Some viruses are involved in transformation of host cell into a benign and malignant tumor as well. For example, human papilloma virus, it causes benign warts as well as cervical carcinoma, so that can cause a malignant problem. Different species of viruses can produce the same clinical picture. Adenoviruses, rhinoviruses, they can cause the same symptoms. Conversely, a single virus can cause different clinical manifestations depending upon the immune status. For example, CMV causing congenital neurologic damage or gastroenteritis in immunocompromised. So the point is, just to give you a flavor, how does that work? This table is a very good table to show you that prions are very small, less than 20 nanometer. Intracellular प्रायन प्रोटीन की अनफोल्डेड या मिसफोल्डेड फॉर्म है प्रायन, बहुत सारे डिजीजेस करते हैं. फॉर एग्जांपल Creutzfeldt Jakob disease. Viruses are little bigger, to 20 to 400 nanometers. They are also intracellular obligate parasites. So many examples such as polio, poliomyelitis. There's so many bacteria, different sizes, different diseases, fungi, protozoan and helminths. So let's move our discussion onto the bacteria now. देखें, सबसे पहले हमने सबसे छोटी चीज़ डिस्कस की, विच वर द प्रायॉन्स. देन वी टॉक्ड अबाउट अ लिटिल बिगर थिंग, द वायरसेस, एंड नाउ अ लिटिल मोर बिगर थिंग विच इज़ द बैक्टीरिया. सो वायरसेस तक कहानी ये थी कि इट वाज न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय कैप्सिड एंड इट गेट्स इनटू द होस्ट सेल फॉर कॉजिंग इन्फेक्शन. उसके अंदर जाएगा, फिर रेप्लिकेट करेगा. अब बैक्टीरिया जो हैं ये इंडिपेंडेंट टाइप के सेल्स हैं, बट दे आर प्रोकैरियोटिक सेल, यानी ये ऐसे सेल हैं कि इनमें सेल मेम्ब्रेन तो है, न्यूक्लियर मटेरियल भी है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. सो दिस इज व्हाट इज नोन एज अ प्रोकैरियोट. प्रोकैरियोट मीन्स दे हैव अ सेल मेम्ब्रेन बट दे लैक द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई. न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन नहीं है, और दूसरे जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो भी नहीं है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया. मोस्ट बैक्टीरिया आर बाउंड बाय अ सेल वॉल ऑल्सो, consisting of a peptidoglycan, a polymer which is long sugar chain linked by peptide bridges. There are two common forms of cell wall structures. There is a thick cell wall and there is a thin cell wall. ये मैं आपको डायग्राम पे दिखाता हूँ. So if you look at this diagram, that is a diagram जिसमें ये आपको peptidoglycan layer दिख रही है. So that's the layer of the cell wall. ये देखें कितनी thick है, it's a thick layer. यहाँ पे देखें it's a very thin layer. So there is a thick cell wall, there is a thin cell wall. जो thick वाले हैं उसको जब आप stain करते हैं with particular dyes, तो वो stain इसमें जाम हो जाती है, फंस जाती है, फिक्स हो जाती है, निकलती नहीं है वॉश करने के बाद. तो चूंकि वो इसमें जम जाती है, वो स्टेन एक्चुअली ब्लू इन कलर होता है. सो दैट bacteria under the microscope after the staining appears blue. ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव. सो एक्चुअली बैक्टीरिया को क्लासीफाई करने में जो पहला स्टेप होता है वो यही होता है कि ये पता करना कि ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है. और उसका तरीका ये है कि ऑन अ स्लाइड यू पुट द बैक्टीरियल कॉलोनी, स्क्रेप इसके ऊपर डाल दिया, एंड देन यू स्टेन इट. और उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं हेमाटोक्सिलेट नियोजिन स्टेनिंग के, और स्टेन करके, वॉश करके, स्टेन करके जब उसको माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे, सो व्हाट यू विल सी इज, इफ यू सी द bluish structures, these bacteria are gram positive. If you see negative structures, they will appear as pinkish. Okay, so going back to the text, bacteria are classified by gram staining either as gram positive bacteria or gram negative bacteria. They can also be classified on their shape. So for example, if they are rounded, they are called cocci or cocci, some people say. If they are rod shaped like this, they are called bacilli, and their requirement for oxygen. So if they need oxygen for their growth and metabolism, these are called aerobic bacteria. If they don't, they are called anaerobic. So there are different modes of classification. You classify them on the basis of gram staining
gram positive, gram negative. You classify them on the basis of cocci and rod based on their shape, and you also classify them according to their metabolic requirements of oxygen, aerobic or anaerobic. So for example, Staphylococcus aureus, that's a bacteria. gram staining की अगर बात करें तो this is gram positive bacteria. और अगर मैं बात करूं शेप के हवाले से, so it's a cocci appear in clusters. Okay. Motile bacteria, obviously they can move, they have a flagella and therefore they can move. Some bacteria possess pili, which is kind of a sexual reproductive organ. It's very important for the transfer of DNA amongst different bacteria, which is what we call the sexual reproduction in bacteria. Many bacteria remain extracellular when they grow in the host because they are themselves cells. ये खुद सेल हैं, ये वायरस की तरह नहीं है कि किसी सेल के अंदर जाएं, ये खुद सेल हैं, they are cells. Okay, so however, there are some bacteria which are obligate intracellular. So ज़्यादातर जो bacteria हैं, they can survive at their own. They do not need any cell for their metabolic purposes. लेकिन there are some bacteria जो cell के अंदर ही हैं. For example, Rickettsia. And there are some which sometimes are fine outside the cell, but sometimes they are also fine inside the cell, such as mycobacteria. Okay, facultative word use करते हैं इसके लिए. Obligate मतलब ये सेल के अंदर ही जिंदा रहेगा, सेल के बाहर खत्म हो जाएगा. Facultative दोनों तरफ सही रहेगा. Bacteria cause a range of infections. अब वो ये बहुत बड़ा टॉपिक है पूरा बैक्टीरियोलॉजी. हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी में एक एक बैक्टीरिया को डिटेल में पढ़ेंगे. स्टेफ ऑरियस फॉर एग्जांपल मेरा पहला लेक्चर होगा स्केची से, और आप लोग देखेंगे कि उसमें कितना ज़बरदस्त तरीके से वी विल लर्न कि हाउ दीज बैक्टीरिया बेसिकली हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट आर द डिजीजेस कॉज्ड बाय देम. So many bacteria, so many diseases. There is a long table here. I recommend आपको ये टेबल अभी याद नहीं करना, because हम बैक्टीरियोलॉजी बल्कि पूरी ही माइक्रोबायोलॉजी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे from a microbiology lovely series which is sketchy. तो sketchy के लेक्चर्स आपने ज़रूर देखने हैं अगर माइक्रोबायोलॉजी समझनी है. Okay. Now Chlamydia and Rickettsia are obligate intracellular bacteria. मतलब they only survive inside the cells that replicate inside the cell membrane bound vacuoles in the epithelial and epithelioid cells of the body. These bacteria get most of their energy source ATP from the host cell. Chlamydia trachomatis is a frequent infectious cause of female sterility, so they can also cause sterile females as well as blindness. Rickettsia on the other hand injure the endothelial cells in which they grow. यानी जिन cells में जिस थाली में खाया उसी को बर्बाद कर दिया, तो जिन cells में ये grow कर रहे हैं उन्हीं cells को बर्बाद कर देंगे. Okay. And they can cause hemorrhagic vasculitis because blood vessels के endothelial cells damage हो रहे हैं. Okay. Right, Rocky Mountain spotted fever. पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे microbiology. Now Rickettsia are transmitted by arthropod vectors including lice. बहुत सारे infectious organisms जो हैं वो actually phylum Arthropoda के members जैसे ticks हैं, lice हैं, इस तरह की mosquito हैं, इन तरह की चीज़ों से transfer होते हैं. Mycoplasma and related genus Ureaplasma are unique among the extracellular bacterial pathogens in that they do not have a cell wall. They are tiniest free living organisms. So smallest free मतलब वायरस ठीक है, लेकिन वायरस तो फ्री लिविंग नहीं है ना, वो तो सेल के अंदर जाके काइंड ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर बनता है. माइक्रोप्लाज्मा एंड यूरियोप्लाज्मा आर द टाइनीस्ट वन. दे डू नॉट हैव अ सेल वॉल. दैट्स द ब्यूटी. ओके, सो ये डायग्राम इस पर थोड़ा सा और हमें टाइम लगाना चाहिए. उसका रीज़न ये है कि दिस डायग्राम बेसिकली डिफरेंशिएट्स डिफरेंट फीचर्स ऑफ ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव. जब माइक्रो करवाऊंगा तब ये करेंगे. वैसे मेरा एक लेक्चर फर्स्ट एड से पढ़ा हुआ भी है, आप उसको देख लेना, तो उसमें ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया के डिफरेंसेस मैंने बताए हैं. मेजर डिफरेंस ये है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें थिक सेल वॉल है, देयर इज अ बिग कैप्सूल. ग्राम नेगेटिव में देयर इज अ थिन सेल वॉल, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर एंड वेरी वेरी थिन कैप्सूल. और ग्राम नेगेटिव्स में there is a lipopolysaccharides attaching to the cell wall and through the capsule to the cell wall. ठीक है, outer membrane में lipopolysaccharides which are not there in the gram positives. Then in the gram negatives we also see pilus, adherence protein, which are also the feature of adherence proteins in the gram positive. So that's not something different. But teichoic acid is present only in gram positive. You can see there.
Okay, then some other proteins such as immune evasion protein, M protein is an example. By the way of this protein, जो immune cells हैं वो act नहीं करते gram positive bacteria पर. So these are some important visual differences that you can appreciate just by looking at the diagram. Okay, now let's move on to the next type of infection that is possible, and that is because of fungi. So we talked about ये वाला table जो है ना, we are growing upon this table. हमने prions पढ़ लिए, general features, viruses, bacteria. अब मैं fungi की बात कर रहा हूँ. So let's move on to and talk about fungi. फंजाई जो हैं दीज आर यूकैरियोट्स. अभी तक देखें, सबसे पहले हमने प्रायॉन्स की बात की, ये तो स्मॉल प्रोटीन्स थे. देन वी टॉक्ड अबाउट वायरसेस, तो ये सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं ही नहीं, दे नीड अ होस्ट सेल फॉर देयर एप्लीकेशन. देन वी टॉक्ड अबाउट बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में मैंने आपको बताया दे वर प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स का मतलब ये है कि उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और कोई भी न्यूक्लियर या कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है. अब प्रोकैरियोट से बात आगे मूव करके फंजाई आर मच एडवांस, दे आर यूकैरियोट. सो इनका यूकैरियोट का मतलब ये है कि दे हैव अ सेल मेम्ब्रेन एंड दे आल्सो हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी है. इनफैक्ट इनकी जो वॉल है इट इज कंपोज्ड ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर सच एज बीटा ग्लूकान काइटिन, very complex carbohydrate and a menosylated glycoprotein. So they have a very thick kind of wall, you know. अब इनको डिटेक्ट करने के लिए there is a chemical which is called chalcofluorite. That's a stain type of thing. वो you know chitin के साथ bind करता है and this is how we actually identify कि fungus है या नहीं है. तो fungus की identification under the microscope is by the you know use of this particular stain which is known as chalcofluorite. All right. Now assays for the beta glucan which is also present in the wall are also used to diagnose the infection. So they are released into the blood and they can be detected in the laboratory to identify if there is a fungal infection or not. Fungi can grow either rounded yeast cells or as slender. So either round forms में या slender form में, filamentous structure में, which is what we call the hyphae. An important distinguishing characteristic is whether the hyphae are separate और septate और aseptate. So this is how you basically ये हम जब बात करेंगे जब हम fungi पढ़ेंगे माइक्रो में डिटेल में. So are these hyphae, these branches, they have septa, so they are separated like this, or they are single without any septa type of hyphae, so they are aseptate or septate. Some of the most important pathogenic fungi exhibit thermal dimorphism, that is they grow as hyphal forms at room temperature but as yeast यानी cluster form at the body temperature. Fungi, and this is what is known as dimorphism, यानी एक टेम्परेचर पे वो hyphae structure है और दूसरे टेम्परेचर पे वो cluster structure है. Right? Fungi may produce sexual spores or more commonly asexual spores which are called conidia. So यहाँ पे fungus पड़ा हुआ है usually घर में. So for example bread पड़ा हुआ है, इस पे fungus grow कर गया. So this fungus produces spores. ये spores जहाँ पड़ेंगे वहाँ से नया fungus grow करेगा. So this is called reproduction by spores and this is how they spread. Fungi may cause superficial infections or deep infections in humans. So superficial infections for example will involve skin because it is superficial, hair, nails, so they are all superficial infections. और जो superficial infection कर रहे हैं इनकी species क्या कहलाएंगी? Dermatophyte. Because देखिए ना ये skin या skin के appendages या skin के appendages such as hairs and nails इनको infect कर रहे हैं. Okay, infection of the skin is called tinea. Thus the tinea pedis is athlete's foot and tinea capri. ये this is too much detail and we will discuss this when we discuss mycology in microbiology lectures. Fungi are divided also into endemic or opportunistic. Endemic are invasive species that are usually limited to particular geographic regions. For example, coccidioids are usually common in southwestern United States, histoplasma in the Ohio River Valley. Opportunistic infections are those infections के जिनको जब opportunity मिलेगी तब वो infection करेंगे. So for example, if there is a person with HIV infection, so this is the person who has immunocompromised status, or if there is a person who is on steroids, this is again a person who is immunocompromised, or if there is a lady, she is pregnant, again immunocompromised status. So in immunocompromised situations में जो bacteria इस opportunity का फायदा उठाएंगे, they include Candida, Aspergillus, Mucor, Crypto, and all these are called opportunistic infection क्योंकि इनको opportunity मिली तो ये grow किए. That sort of thing.
Okay, then there are protozoans. Protozoan basically are single-celled eukaryotes that are major cause of disease and death in the developing country. ये Pakistan, India, Bangladesh, very important, you know, काफी common है हमारे यहाँ. So the protozoa can replicate intracellularly cell के अंदर within a variety of cells. For example, Plasmodium एक protozoan है. It grows within the red blood cell. और आपको पता है ना, मलेरिया में जब रेड ब्लड सेल्स ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अंदर शिजॉन्स, तो ये रप्चर करता है, तो रेड ब्लड सेल रप्चर, इसी वजह से मलेरिया में शिवरिंग होती है. तो जिस वक्त शिवरिंग आपको हो रही है मलेरिया में, इट मीन्स कि आपके बॉडी में रेड ब्लड सेल्स फट रहे हैं, दे आर लाइजिंग एंड दे आर रिलीजिंग मोर प्लाज्मोडियम इनटू द ब्लड. Okay? इसी तरह लिशमैनिया है. लिशमैनिया इज ऑल्सो अ प्रोटोजोन. इट ग्रोज इनसाइड द मैक्रोफेजेस. So they can grow within the cells. Okay, they can also grow extracellularly, such as in the urogenital system. Trichomonas vaginalis organisms are sexually transmitted flagellated protozoal. इनमें flagella so they can move. The most prevalent pathogenic intestinal protozoan Entamoeba histolytica. Wow, बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा इसका आपने. And also the Giardia lamblia are ingested as non-motile cyst. इनकी cyst body में जाती है. And they are present in contaminated food and water and become motile trophozoites that attach to the intestinal epithelial cells. तो ये पूरा इनका लाइफ साइकिल ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे जब हम डिटेल में माइक्रोबायोलॉजी पढ़ोगे. इस वक्त आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली इन्फेक्शन कर सकते हैं. गोइंग बैक टू दिस टेबल, वी टॉक्ड अबाउट प्रायन, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हेलमिन्थ्स. हेलमिन्थ्स आर बेसिकली द worms. And these are multicellular organisms. So they are parasitic worms, highly differentiated. यानी इनके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स बने हुए होते हैं बाकायदा. सो दे आर डिफरेंशिएटेड. जैसे हमारी बॉडी है ना, आवर बॉडी इज़ वेरी वेल डिफरेंशिएटेड. हमारी बॉडी में देयर इज़ लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है. सो वी आर वेरी वेल डिफरेंशिएटेड. बिल्कुल ऐसे ही वर्म्स हैं, दे आर वेल डिफरेंशिएटेड. ओके, देयर लाइफ साइकिल्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स. लाइफ साइकिल अभी हमारा टॉपिक ही नहीं है, इसमें मैं आपको कॉम्प्लीकेट नहीं करता सिचुएशन को, लेकिन बस इतना याद रहे कि दीज वॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें राउंड वॉर्म्स हैं, नेमेटोड्स, इसमें टेप वॉर्म्स हैं, सिस्टोड्स, देयर आर फ्लूक्स और लिवर फ्लूक्स. सो दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे कॉज सीरियस पैथोलॉजीज. ओके, देन देयर आर अ कैटेगरी विच इज नोन एज एक्टोपैरासाइट, जो आपकी बॉडी के ऊपर रहते हैं आपके. फॉर एग्जाम्पल द लाइस, यू नो, दे लिव इन योर बॉडी. आपके वो कहते हैं ना सर में जूं, bed bugs, khatmal, fleas, these are all ticks, mites, spider. They can survive on your body. So lice particularly, for example, if your head is not clean, you have a lot of lice. And बाज़ girls स्कूल में तो बाकायदा इस पर strictness होती है कि सर में से अगर एक भी जूं निकल आई तो छुट्टी. Anyway, so they live on your body. Okay, infestation of the skin by arthropod is characterized by itching, excoriation. Obviously if in your beautiful head there are lice, तो आपको यहाँ खारिश होगी, itching होगी, सब मसले तो होंगे ना. At the site of the bite, the mouth parts may be found associated with the यार ये अभी से डराओ मत. ये कह रहा है कि आपके हाथ पे अगर किसी टिक ने, माइट ने, उसके माउथ पार्ट्स यहाँ रह जाएंगे आपकी स्किन पर. Anyways यार, let's not talk about this. इस डायरेक्शन में नहीं जाते, ठीक है. तो you have now a flavor of what type of infections you can get. Now, what is a microbiome? Microbiome is the diverse microbial population of bacteria, fungi, viruses found in or on the human body, such as in the gastrointestinal tract, such as in the skin, in the nose, in the vagina. So basically होता ये, अब जैसे इसकी मैं एग्जांपल दूं, आपकी जो नोज है ना, 25% ऑफ द पॉपुलेशन की नोज के अंदर स्टेफिलोकोकस ऑरियस रहता है, होता ही है. सो दैट इज नोन एज द माइक्रोबायोम. सो माइक्रोबायोम इज समथिंग जिसमें बैक्टीरिया, वायरसेस आपकी बॉडी में नॉर्मली रहते हैं और वो डिजीज कॉज नहीं करते बिकॉज योर इम्यून स्टेटस इज फाइन. और आपकी स्किन पर भी होते हैं, जैसे आपकी आर्मपिट में स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है, हर वक्त होता है. लेकिन अगर स्किन में कोई ब्रीच नहीं है, कोई कट नहीं लगा हुआ, तो ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो रहा होता और डिजीज नहीं कर रहा होता, ठीक है. सो व्हाइल मोस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हार्म द हेल्दी होस्ट, a few cause disease such as skin or soft tissue infection, Staph aureus. और वो भी उस वक्त करेगा जब there is a breach in the skin, for example, जब there is immunocompromised status का मसला. Acne can be caused by, you know, Propionibacterium acnes, and tooth decay by Streptococcus mitis. The microbiome has important roles in the normal health एंड डेवलपमेंट. यानी सुनने में ऐसा लगता है कि बैक्टीरिया अगर स्किन पे होगा तो लाजमी नुकसान करेगा, ऐसा नहीं है. इट इज़ ऑल्सो, इसकी कुछ हेल्दी रोल्स है, भी बताता हूँ. In the intestinal tract, the normal flora, yani microbiome, are responsible for the absorption of the digested food, for maintaining the integrity of the epithelium. Also, it functions important for the intestinal immune system, so it is playing some important role.
The gut microbiome is also emerging as a regulated nutritional status. यानी आपका यानी intestine में जितने बैक्टीरिया अगर इस तरह के अच्छे हैं तो it's a good thing for you, it's not a bad thing. Okay, new technique of bacterial identification relying on the ribosomal RNA sequencing have dramatically improved our understanding of the microbiome. In healthy individual, the microbiome is very diverse. For example, there are estimated to be over 1,000 species in your body. Oh my god, it's a big number of different species. In a healthy person, a part of the bacterial population at the various site is relatively stable over time, but may be altered by diet and environment. So you are moving around with a lot of bacteria, a lot of viruses, a lot of different microorganisms, which is what we call the microbiome. So guys, watch it out. The diversity of the bacteria is greatest in the oral cavity, in the stool, intermediate on the skin, and least in the vagina. So this is the complexity threshold and the gauge कि सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी कहाँ है. अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे ओरल कैविटी में, स्टूल में, स्किन में कम फिक्स टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वजाइना में उससे भी कम. That's the idea. The bacterial microbiome at various body sites are partially similar in different individuals. So we all have almost similar type of bacteria. Now, dysbiosis is a terminology which refers to change in composition of the microbiome that are associated with disease. These changes may result from the therapies or various pathophysiological conditions. So for example, if this is your digestive system and there is a stomach and then there is intestine, so you have different microorganisms, but now you have taken antibiotics, for example augmentin. So this augmentin will go there, kill these bacteria as well. This is called dysbiosis because you are changing the microbiome. Okay, so use of antibiotics will do this. It's an important risk factor for intestinal infection caused by toxin producing Clostridium difficile. These antibiotics kill or inhibit the normal bacteria. So यहाँ जो bacteria हैं, they are killed, allowing the overgrowth of difficile, because difficile antibiotics से usually नहीं खत्म हो रहा. So difficile overgrow कर जाता है और वो फिर अपनी disease करना शुरू कर देता है. Okay, the microbiome in the stool of obese individual is less diverse than that of the lean individual and proportional of bacteriophile. यार ये important नहीं है, अभी इसको मैं नहीं discuss कर रहा. The intestinal bacterial populations in individuals with inflammatory bowel disease are altered with reduced diversity and changes in the proportion of the bacterial phyla compared to the individuals without. Obviously, without inflammatory bowel disease, यानी ulcerative colitis नहीं है, Crohn's disease नहीं है, तो it's a healthy person, and unhealthy person में it's all a different story. Okay, so the idea to give you is the fact that we all are living with different microorganisms in our body or on our body. So it's either in the body or on the body. These are the two situations. ठीक है, in the body, on the body. Skin पर है तो on the body, intestinal tract में है तो in the body, right? Okay. Now what I need to talk to you is how, well actually ये मैं next video में discuss करूँगा. So we'll keep the video up till now, and I will see you with this chapter in the next video very soon. Take care of yourself.